हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त धीरज और आप देख रहे हैं आत्मन स्टडी विद धीरज। क्या अभी भी मेरी वॉइस वैसी की वैसी जैसी कल थी? भाई देखो, मैं एक ये जो सबसे ज़्यादा एक्टिव है, मैं उनको कहना चाहूँगा प्लीज़ सच बोलो। क्योंकि कोई कह रहा है कि वॉइस क्लियर नहीं है और कोई कह रहा है कि क्लियर है, तो उसमें देखो मैं कंफ्यूज में पड़ जाता हूँ। उसमें मैं ऐसा सोचता हूँ कि फॉल्ट आपके मोबाइल का है। प्लीज़ आप लोग सच बोलो कि वॉइस क्लियर है कि नहीं है। प्लीज़ सच बोलना, आज की वॉइस क्लियर है कि नहीं। चलो अब स्टार्ट करते हैं आज की क्लास बिना किसी बकवास। ओके, इसमें मैं क्वेश्चन लिखने हैं, इसमें इन्होंने क्वेश्चन लिखे ही नहीं है। ओके, तो क्वेश्चन अपन को ढूंढने पड़ेंगे। तो लो मैं क्वेश्चन लेके आता हूँ। सेनानी न होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे? ठीक है, चलो देखते हैं। चश्मे वाला कभी सेनानी नहीं रहा, परंतु चश्मे वाला एक देशभक्त नागरिक था। उसके हृदय में देश के वीर जवानों के प्रति सम्मान था। वह अपनी ओर से एक चश्मा नेताजी की मूर्ति पर अवश्य लगाता था। उसकी इस भावना को देखकर लोग उसे कैप्टन कहते थे। मतलब इसमें इसी बात है कि वो जो है कैप्टन, तो वो कभी सेनानी या फिर फौज में नहीं था। बस उसके प्रति उसके दिल में स्वतंत्रता सेनानियों के लिए बहुत ज़्यादा इज्जत थी और बहुत ज़्यादा सम्मान था, इसलिए लोग उसको कैप्टन कहते थे। और तो और वो रोज़ाना नेताजी के चेहरे पे चश्मा ज़रूर चढ़ाता था, वो भी नया, जिससे कि लोग उसे कैप्टन कहते थे। तो चलो नेक्स्ट देखते हैं। तो पहले चौराहे पर गाड़ी रोकने के लिए मना किया था, लेकिन बाद में तुरंत रोकने को कहा। हवलदार साहब पहले मायूस क्यों हो गए थे? मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है? हवलदार साहब इतनी सी बात पर भावुक क्यों हो उठे? चलो इन क्वेश्चंस का हम आंसर देखते हैं। ये रहे। देखो, हवलदार साहब इसलिए मायूस हो गए थे कि कैप्टन अब मर चुका था और अब उसके सामने अब देश प्रेम कोई बचा न था। नेताजी जैसे देशभक्त के लिए अपने मन के सम्मान की भावना थी। उसके मर जाने के बाद हवलदार साहब को लगा कि अब समाज में किसी के भी मन में नेताजी या देशभक्तों के प्रति सम्मान की भावना नहीं है। फिर मूर्ति पर लगे सरकंडे का चश्मा इस बात का प्रतीक है कि आज भी देश की आने वाली पीढ़ी के मन में देशभक्तों के लिए सम्मान की भावना है। भले ही उनके पास साधन हो, परंतु फिर भी सच्चे हृदय से बना वह सरकंडे का चश्मा भी भावात्मक दृष्टि से मूल्यवान है। अतः उम्मीद है कि बच्चे गरीब और साधनों के बिना भी देश के लिए कार्य करते रहेंगे। उचित साधन न होते हुए भी किसी बच्चे ने अपनी क्षमता के अनुसार नेताजी को सरकंडे का चश्मा पहनाया। यह बात उनके मन में आशा जगाती है कि आज भी देश में देशभक्ति जीवित है। भले ही बड़े लोगों के मन में देशभक्ति का अभाव हो, परंतु वही देशभक्ति सरकंडे के चश्मे के माध्यम से एक बच्चे के मन में देखकर हवलदार साहब भावुक हो गए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन हियर इट इज। आश्रय स्पष्ट कीजिए। बार बार सोचते हैं क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी जवानी जिंदगी सब कुछ होम देने वालों पर भी हंसती हैं और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती हैं। बहुत ही सही लाइन है, चलो इसका मीनिंग ढूंढते हैं। ये रहा। देशभक्तों ने देश को आज़ादी दिलाने के लिए अपना सर्वस्व देश के प्रति समर्पित कर दिया। आज जो हम स्वतंत्र देश में आज़ादी की सांस ले रहे हैं, यह उन्हीं के कारण संभव हो पाया है, उन्हीं के कारण आज़ाद हुआ। परंतु यदि किसी के मन में ऐसे देशभक्तों के लिए सम्मान की भावना नहीं है, वे उनके देशभक्ति पर हंसते हैं, तो यह बड़े ही दुख की बात है। ऐसे लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, केवल स्वार्थी होते हैं। लेखक ऐसे लोगों पर अपना गुस्सा व्यक्त कर रहे हैं।
तो चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। कैप्टन के प्रति पान वाले की इस टिप्पणी पर अपनी प्रतिक्रिया लिखिए। चलो लिखते हैं। पान वाले का एक रेखा चित्र प्रस्तुत कीजिए। तो चलो पान वाले का एक रेखा चित्र और दोनों क्वेश्चन करते हैं। सो पान वाला पूरी की पूरी पान की दुकान है। सड़क के चौराहे के किराने किनारे उसकी पान की दुकान है। वह काला काला तथा मोटा है। उसकी तोंद भी निकली हुई है। उसके सिर पर गिने चुने बाल हैं, ही बचे हैं। वह एक तरफ ग्राहक के लिए पान बना रहा है, वहीं दूसरी तरफ उसका मुंह खुद पान चबा रहा है। पान से भरा है। पान खाने के कारण उसके होठ लाल तथा कहीं कहीं काले पड़ गए हैं। स्वभाव से वह मजाकिया है। वह बातें बनाने में माहिर है। अब क्वेश्चन नंबर 5 कि वो वाला कि मतलब ये क्या फौज में जाएगा, लंगड़ा ये लंगड़ा क्या फौज में जाएगा, पागल है पागल। उस लाइन को हम निकाल रहे हैं। पान वाला ने कैप्टन को लंगड़ा तथा पागल कहा है, जो कि अति गौर जिम्मेदाराना और दुष्भाग्यपूर्ण व्यक्तित्व है। कैप्टन में एक सच्चे भक्त के वे सभी गुण मौजूद हैं जो कि पान वाले में या समाज के अन्य किसी वर्ग में नहीं है। वह भले ही लंगड़ा है, पर इसमें इतनी शक्ति है कि वह कभी भी नेताजी को बेगौर चश्मे के नहीं रहने देता। अतः कैप्टन पान वाले से अधिक सक्रिय, विवेकशील तथा देशभक्त है। अब क्वेश्चन नंबर 6, तो ये रचना और अभिव्यक्ति के क्वेश्चन है। चलो देख लेते हैं कि पुत्रों की कौन सी विशेषता की ओर संकेत करते हैं। हवलदार साहब हमेशा चौराहे पर रुकते और नेताजी को निहारते। दूसरा, पान वाला उदास हो गया। उसने पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे थूका और सिर झुकाकर अपनी धोती के सिरे से आंख पोंछता हुआ बोला, साहब कैप्टन मर गया। कैप्टन बार बार मूर्ति पर ऐसी हो गई थी। कैप्टन बार बार मूर्ति पर चश्मा लगा देता। सो इन 3 बातों के ऊपर अब हम आंसर देखते हैं। सो ये रहा सबसे पहले जो हवलदार साहब थे वो चौराहे पर रुकते थे। यहाँ पर हमें हवलदार साहब की निम्न विशेषताओं के बारे में पता चलता है। नेताजी के रोज बदलते चश्मे को देखने के लिए वे उत्सुक रहते थे। नेताजी को पहनाए गए चश्मे के माध्यम से वे कैप्टन की देशभक्ति देखकर खुश होते थे, क्योंकि वे स्वयं देशभक्त थे। कैप्टन के प्रति उनके मन में श्रद्धा थी। और फिर नेक्स्ट यहाँ पर हमें पान वाले की निम्न विशेषताओं के बारे में पता चलता है। तो अब हमें पान वाले की भी कुछ विशेषताओं के बारे में पता चलता है, जैसे कि पान वाला भावुक और संवेदनशील था, और कैप्टन के मर जाने के बाद वो भी दुखी था। और तो और कैप्टन के लिए उसके मन में स्नेह भी था। भले ही वो मुंह पे उसको कुछ भी बोलता था, बट वो अंदर से उससे स्नेह भी करता था। भले ही कैप्टन के जीते जी उसने उसका मजाक उड़ाया था, कहीं ना कहीं वह भी कैप्टन की देशभक्ति पर मुग्ध था। कैप्टन याद आने पर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। सो क्वेश्चन नंबर 7, नहीं अभी यहाँ पर हमें कैप्टन की निम्न विशेषताओं के बारे में पता चलता है। वह देशभक्त था। नेताजी के लिए उसके मन में सम्मान की भावना थी, इसलिए नेताजी बेगौर चश्मे के देखना उसे अच्छा नहीं लगता था। आर्थिक विपन्नता के कारण वह नेताजी को स्थायी रूप से चश्मा नहीं पहना पाता था, इसलिए वह अपनी ओर से कोई ना कोई चश्मा उनकी आंखों पर लगा ही देता। अब क्वेश्चन नंबर 7, जब तक हवलदार साहब ने कैप्टन को साक्षात देखा नहीं था, तब तक उनके मानस पटल पर उनका कौन सा चित्र रहा होगा, उस अपनी कल्पना करो। भाई देखो, उस पर तो एक ही रहा, 15-20 नहीं 8 या 6 नहीं 8-9 फीट लंबा आदमी, बहुत ही मतलब एकदम फूला हुआ आदमी, हैंड्स और सब कुछ स्ट्रॉन्ग, बट ना एकदम फौजी टाइप ना। सो क्वेश्चन नंबर 8, हमें अपने आसपास के चौराहे पर महान व्यक्तित्वों 1 मिनट 7 कर रहे थे ना, हाँ। जब तक हवलदार साहब ने कैप्टन को नहीं देखा था, तब तक
वो उसे एक फौजी की तरह मजबूत और बलशाली समझते थे। उन्होंने सोचा होगा कि वह एक फौजी की तरह अपने जीवन को अनुशासित ढंग से जीता होगा। उन्हें लगता था फौज में होने के कारण लोग उन्हें कैप्टन कहते हैं। भाई बहुत सारी कैप्टन वाली गलती हुई थी। तो चलो क्वेश्चन नंबर 8, अब आपकी बारी। सो यहाँ का क्वेश्चन नंबर 8, करोड़ों शहरों महानगरों के चौराहे पर किसी न किसी क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्ति की मूर्ति लगाने का प्रचलन सा हो गया है। तो अब क, इस तरह की मूर्ति लगाने से क्या उद्देश्य हो सकता है? ख, आप अपने इलाके के चौराहे पर किस व्यक्ति की मूर्ति स्थापित करवाना चाहेंगे और क्यों? ग, उस मूर्ति के प्रति आपको एवं दूसरे लोगों के क्या उत्तराधिकार होना चाहिए? उत्तरदायित्व होना चाहिए। तो चलो इसका आंसर देखते हैं। सो हियर इट इज, ये रहा। हम अपने आसपास के चौराहे पर महान व्यक्तियों की मूर्ति देखते हैं। इस प्रकार की मूर्ति लगाने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे लोगों को प्रेरणा देने के लिए, उन्हें तथा उनके कार्यों को याद करने के लिए, उन महान व्यक्तियों के त्याग तथा बलिदान को अमर रखने के उद्देश्य से, उनके गुणों को याद रख करके समाज के लिए कार्य करने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से, तथा ऐसे लोगों का सम्मान करने के उद्देश्य से। सम्मान। फिर ये ख, हम अपने इलाके के चौराहे पर महात्मा गांधी तथा वैज्ञानिकों की मूर्ति स्थापित करवाना चाहेंगे, क्योंकि एक और जहाँ महात्मा जी की ने हमारे देश को आज़ाद करवाने में मुख्य भूमिका निभाई, उन्होंने हिंसा को त्याग कर अहिंसा के पद को प्रधानता दी। तो दूसरी ओर देश के वैज्ञानिकों ने देश को प्रगति के पथ पर आगे बढ़ाने के लिए नए नए आविष्कारों के द्वारा देश को नई दिशा प्रदान की। फिर मूर्ति के प्रति हमारे तथा समाज के कुछ उत्तरदायित्व हैं, जिन्हें हमें संभव प्रयास द्वारा पूरे करने चाहिए। हमें मूर्ति का सामना करना चाहिए, क्योंकि यह मूर्ति साधारण नहीं बल्कि किसी सम्माननीय व्यक्ति का प्रतीक है। हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी प्रकार से मूर्ति का अपमान न हो। हमारे यह उत्तरदायित्व होना चाहिए कि हम मूर्ति की गरिमा का ध्यान रखें। 9, हम भी देश के प्रति अपने कर्तव्य करता। 1 मिनट, 9 का क्वेश्चन तो पढ़ा ही नहीं, अपने आंसर पर आ गए हम लोग। ये रहा क्वेश्चन 9 वाला। सीमा पर तैनात फौजी ही देश प्रेम का परिचय नहीं देते। हम सभी अपने दैनिक कार्यों से किसी न किसी रूप में देश प्रेम प्रकट करते हैं, जैसे सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान न पहुंचाए, पर्यावरण संरक्षण आदि। अपने जीवन जगत से जुड़े ऐसे और कार्यों का उल्लेख कीजिए और उन पर अमल भी कीजिए। सो आई एम सॉरी कि मैं इसको बीच में डिस्टर्ब कर रहा हूँ, बट मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ। देखो, हमारी नेचर जो है वो हमारी मदर है और हमें उनका ध्यान रखना चाहिए। हमें प्लांट्स लगाने चाहिए। देखो, प्लांट्स लगाने से कोई बुराई नहीं है। यहाँ तक आए हो, मेरी बातें आपने सुनी है, मेरी ये एक बात और सुन लो कि प्लांट्स लगाने में कोई बुराई नहीं है। किस बात की शर्म है? चलो, मैं कल नहीं मतलब थोड़े दिनों बाद मैं एक इमली का मतलब टैमरिन का प्लांट लगाऊंगा, और उसका अगर वीडियो चाहिए तो फिर मैं डाल दूँगा। सो वो मेरे अभी गमले में मतलब अपने कितना सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर जितनी बड़ी हो गई है। सो फिर मैं उसको मतलब उसी प्लॉट में जाके लगा दूँगा। और मैंगो सीड भी मतलब 3 सेंटीमीटर जितना बड़ा हो गया है। सो मैं मैंगो भी लगा रहा हूँ। सो मैं ऑब्वियसली उनके वीडियो ज़रूर डालूँगा, और मतलब देखना चाहते हो तो मैं डालूँगा, नहीं तो फिर मेरे को क्या करना। ओके, सो प्लीज़ आप लोग प्लांट्स लगाओ। उससे आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ या फिर मैं ऐसा कुछ कर रहा हूँ। दैट्स ऑल। बस जो भी मैंने बोला वो सब कुछ एकदम सच था, और मैं सच के सिवाय और कुछ नहीं बोलता। मेरे Redmi 4 की कसम। हाँ, Redmi 4 कभी कभी। सो क्वेश्चन नंबर 9, हम भी देश के प्रति अपने कर्तव्यों को पूरा करने के अपनी देशभक्ति का परिचय दे सकते हैं, जैसे प्राकृतिक संसाधनों का उचित उपयोग करना, समाज के कमज़ोर तथा ज़रूरतमंद लोगों की मदद करना, सरकार की जन कल्याण योजनाओं को सहयोग करना, समाज में हो रहे अन्याय का विरोध करना, तथा देश को विकास के पथ पर यानी कि प्रगति के पथ पर, यस ये भी नहीं है, पर है, सॉरी,
प्रगति के पथ पर ले जाने के लिए तन मन धन से सहयोग करना। अब क्वेश्चन नंबर 10, फिर उसके बाद 12 एंड 13 एंड 14। वाह वाह वाह। सो 10 देखते हैं। नियमित पंक्तियों में स्थानीय बोली का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। आप इन पंक्तियों को मानक हिंदी में लिखें। कोई ग्राहक आ गया समझो, उसको चौखट चाहिए तो कैप्टन किधर से लाएगा, तो उसको मूर्ति वाला दे दिया, उधर उसका बैठक दिया। ओके, सो ये मतलब कौन सी भाषा? मवाली भाषा? नहीं, मैं किसी भाषा की बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बस कह रहा हूँ क्योंकि अब देखो, हाँ, मानक हिंदी में रूपांतरित। अगर कोई ग्राहक आ गया और उसे चौड़े चौखट चाहिए तो कैप्टन कहाँ से लाएगा, तो उसे मूर्ति वाला चौखट दे देता है और उसकी जगह दूसरा लगा देता है। बस इतना सिंपल। बट वैसे पान वाले की लैंग्वेज अच्छी है क्या भाई? बस। सो 11, अब क्वेश्चन 11 देखते हैं। सो ये ना, कोई 1 मिनट आ गई थी। सो क्वेश्चन नंबर 11, भाई खूब क्या आइडिया है। इस वाक्य को ध्यान में रखते हुए बताइए कि एक भाषा में दूसरे भाषा के शब्दों से आने से क्या लाभ होते हैं। हाँ भाई, हाँ, खूब आइडिया है। ठीक है। सो कुछ इस टाइप का है कि साधारण बोलचाल की भाषा पर कोई भाषाओं का प्रभाव रहता है। इस प्रकार के शब्दों का उच्चारण इसलिए किया जाता है कि बात की बहुत प्रचलित शब्द अक्सर लोगों को जल्दी समझ में आ जाते हैं। इस भाषा में दूसरी भाषा के शब्दों के आने से उस भाषा की भावाभिव्यक्ति की क्षमता में वृद्धि होती है। इस प्रकार के शब्दों के प्रयोग से व्यक्ति अधिक प्रभावशाली हो जाते हैं। दूसरी भाषा के कुछ शब्दों की जानकारी भी मिलती है। भाषा का भंडार बढ़ता है। भाषा का स्वरूप अधिक आकर्षक हो जाता है। साथ ही भाषा में प्रभावमयता यहाँ आ जाती है। देखो, अब जो लोग यहाँ तक आए हैं उनके लिए है स्टार एंड बोनस पॉइंट। 10th की हिंदी में बड़े देखो, 10th की हिंदी जब भी आप एग्ज़ाम दे रहे हो या टेस्ट दे रहे हो ना, उससे पहले यूट्यूब पर कोई भी पुराना ओल्ड माइथोलॉजिकल सीरियल या फिर ऐसा कुछ आप लगा दो, मतलब जिसके अंदर पूरी की पूरी हिंदी जो है वो ओल्ड हिंदी यूज़ की गई हो, मतलब माइथो हिंदी यूज़ की गई हो। क्योंकि आप इस हिंदी में अगर माइथो हिंदी लिखोगे तो आपके आंसर बहुत अच्छे रहेंगे। माइथो हिंदी मतलब कि वो जो मतलब सीरियल्स में जो देवता और भगवान जो हिंदी बोलते थे, मतलब हमें तुम्हारी इस गलती का पश्चाताप है, इसे हम तुम्हारे इस काम को सराहनीय करते हैं। मतलब ऐसी कुछ लाइनें जिसमें बहुत सारे भारी शब्द होते हैं, जिसमें हमारी जीभ का पानी निकल जाता है। बस दैट्स टाइप ऑफ शब्द ही हमें 10th की हिंदी के एग्ज़ाम में यूज़ करने। सो अब ये क्वेश्चन 11 जो कि है भाषा अध्ययनम। चलो देखते हैं। सो देखो, इसमें हमको क्या करना है कि निम्नलिखित वाक्यों से निपात छांटिए और उनसे नए वाक्य बनाए। मतलब कि नगर पालिका थी तो कुछ ना कुछ करती भी रहती थी। किसी स्थानीय कलाकार को ही अवसर देने का निर्णय किया गया होगा। यानी चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का नहीं था। हालदार साहब अब भी नहीं समझ पाए। 2 साल तक हालदार साहब को अपने काम से के सिलसिले में उस कब्जे से गुजरते रहे। चलो अब देखते हैं कि इसका फाइनल आंसर क्या है। सो ये रहा, भी आपके साथ ही चल रहे नहीं, ये रहा। तो इसमें है तो मैंने तुम्हें जो काम करने को दिया था वह कर तो दिया। ओके, फिर भी यानी कि आपके साथ यह भी चलेगा। मतलब कि ऐसे शब्द जो किसी 2 सेंटेंस को ज्वाइन करते हो, ऐसे उन्हें भी आज ही आना है। तो मैं पास का 1 मिनट बट ये लाइन्स तो उसमें है नहीं ना, क्योंकि उसमें देखो क तो कुछ और था और ग भी कुछ और था। इसमें मेरे को क वाला जो ग मतलब थर्ड क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो मेरे को थोड़ा सा सीधापन सा लग रहा है। मैं जाके देखता हूँ क्या है। अब ये देखो, 12th वाले में निपात छांटना है, बट यहाँ पर कुछ और है और वहाँ पे कुछ और है।
अच्छा, इनसे नए वाक्य बनाने थे क्या? ओके, सो ये 13 और 14 है। 14 होमवर्क है और 13 और 12 मैं करवा रहा हूँ। सो उसमें ऐसा कुछ नहीं, इसमें निपात मतलब एक ऐसा वर्ड ढूंढना है जो इन दोनों सेंटेंस को जोड़ता हो। जैसे कि यहाँ पे देख लो, नगर पालिका थी तो कुछ ना कुछ करती भी रहती थी, तो इसमें भी हो सकता है और तो भी हो सकता है। और ख में क्या है, किसी स्थानीय कलाकार को ही अवसर देने का निर्णय किया होगा। ठीक है, मतलब ऐसे कुछ वर्ड्स सिमिलर वर्ड्स होते हैं और फिर उनको में से ज्वाइन करना पड़ता है। तो चलो देख लेते हैं आखिर क्या है इसका फंडा। तो देखो, अब अगर अपन को तो से कुछ बनाना है तो ये बनाएंगे, बी से कुछ बनाना है तो ये बनाएंगे, और तक से कुछ बनाना है तो। अब क्वेश्चन नंबर 13 में कुछ और है। अब क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, निम्नलिखित वाक्यों को कर्मवाच्य में बदलिए। वह अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता। ये देखो यार, ये होमवर्क है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इजी है और एज ए पार्ट ऑफ हिंदी सेकंड है। हिंदी सेकंड का मैं एक अलग वीडियो लेके आऊँगा, तो अगर लेके आऊँगा तो ये अलग पार्ट है और ये होमवर्क है क्योंकि यार इतना सब कुछ बताया। और कर्मवाच्य, और जैसे कि 14 में नीचे लिखे वाक्यों को भाववाच्य में बदल दें। भाववाच्य मतलब अब चलते हैं और अब चला जाए, मतलब अब चला जाए मतलब फिक्स नहीं कह सकते, मैं बैठ नहीं सकता, और मतलब ऐसे ही कुछ वाक्य हैं जिनको आपको वाक्य में बदलना है। दैट्स ऑल, बहुत ईजी है। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।